हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 2-3 चीजें पढ़ ली थी, जिसमें आपने जो आपकी सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं उनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है, और जो मिडिल की एक्टिविटी सीरीज में आती हैं आपकी, यानी मध्यम सक्रियता जिनकी होती है, उनको किस प्रकार एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वो हम सीख रहे थे। होमवर्क में मैंने आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को एक बार पढ़ने के लिए दिया था, तो आपने वो पढ़ा होगा, दोनों में डिफरेंस देखा होगा, यानी अंतर क्या है। तो आइए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चे, थर्ड चैप्टर चल रहा था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली हैं। धातु के गुण पढ़े आपने, अधातुओं के गुण पढ़े, उनके रासायनिक गुण आपने यहाँ पर देखे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुणों में आपने अलग अलग चीजों से उनको रिएक्ट करवाया धातुओं को, और फिर आपके कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे थे जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ओके, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसमें धातुओं को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो उनका मेन सोर्स जो है, स्रोत जिसे कहा जाएगा, यानी कि मुख्य रूप से जो धातुएं होंगी उनको धरती की सतह से ही निकाला जाता है, मेन सोर्स वही है उनका। ओके, तो जब वो आपको धरती की सतह पर मिलेंगी तो कुछ कुछ धातुएं आपको शुद्ध रूप में मिलती हैं, ओके, जो कम अभिक्रियाशील धातुएं होंगी। लेकिन कुछ धातुएं आपकी ऐसी होती हैं जो कंपाउंड फॉर्म में आपको मिलेंगी, तो आप क्या करेंगे, जो कंपाउंड फॉर्म में है उनको निष्कर्षित किया जाता है, यानी उनको शुद्ध और मेटल उनसे आपका एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर खनिज, जितनी भी चीजें आपकी धरती की सतह से निकल रही हैं और जिनमें भी कोई ना कोई तत्व विद्यमान है, वो सब आपका खनिज कहलाएगा। ओके, देन उन खनिजों में कुछ खनिज ऐसे होंगे जिनमें आपका धातु काफी मात्रा में उपस्थित होगी और आप आसानी से उससे क्या कर सकते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसको आपका क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है, यानी वे सारे खनिज जिनसे धातु आप आसानी से निकाल सकते हैं या जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसान होता है और जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, उनको अयस्क कहा जाता है। तो अयस्क, फिर आपने अयस्क धरती की सतह से प्राप्त किया है, तो उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होंगी। अशुद्धियां जो होंगी वो अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। वो मिट्टी के रूप में हो सकती है कि सपोज आपने कोई पत्थर निकाला और आपने बोला इस पत्थर में हमारा कोई धातु है, तो ये हमारा अयस्क हो गया, हम आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो अयस्क कहलाएगा। लेकिन धरती की सतह से निकाल रहे हो तो मिट्टी हो सकती है आपके, उस पे घास फूस या फिर कीचड़ हो सकता है, क्ले हो सकती है, सैंड हो सकती है, और भी कई प्रकार के अलग प्रकार के कुछ मिनरल्स हो सकते हैं। तो ये सारी अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को, यानी जो अयस्क में जितनी भी इंप्योरिटीज पाई जा रही है, उनको आपका गैंग कहा जाता है, यानी कि मैट्रिक्स। ओके, गैंग और मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, अशुद्धियां हो गई जो अयस्क में विद्यमान है। अब इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एनरिचमेंट कहते हैं, या फिर सांद्रण या शुद्धिकरण उसको कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखा कि अयस्कों से गैंग को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, यानी अयस्कों से जो आपका गैंग है उसको दूर करने की या शुद्ध करने की उसको जो प्रोसेस है, उसको आपका क्या कहा जा रहा है, एनरिचमेंट। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड आता है आपका, समृद्धिकरण या सांद्रण जिसको आप कहते हैं, तो ये वर्ड है। ठीक है, देन क्योंकि आपका अशुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कहीं पर आपने सिर्फ क्या किया, पानी डाला बहुत तेज प्रेशर से और आपका अयस्क साफ हो गया, जो भी गंदगी उसमें थी, जो भी अशुद्धि थी, वो दूर हो गई। कहीं पर आपको मैग्नेटिक सेपरेशन करना हो सकता है कि आप मैग्नेट का यूज कर रहे हैं, तो एक सब्सटेंस होगा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरा वहीं रह जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, दोनों को सेपरेट कर लिया। देन कहीं पर आप फ्लोटेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि पदार्थों के गुण बदल रहे हैं, पदार्थों के गुण के बदलने के कारण आपको अलग अलग विधियों से अयस्कों का सांद्रण, समृद्धिकरण, एनरिचमेंट या कॉन्सेंट्रेशन करना होगा। ओके, देन अब आपको अयस्क शुद्ध अवस्था में मिल गया है। अब आप क्या देखेंगे कि वो अयस्क में जो धातु है वो हमारी सक्रियता श्रेणी में कहां पर आ रही है, क्या उसकी सक्रियता सबसे अधिक है, क्या वो मध्यम सक्रिय है, या फिर वो निम्न सक्रिय आपकी धातु है। तो आप क्या करेंगे, जिस प्रकार की उसकी सक्रियता होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसका निष्कर्षण का मेथड यूज करेंगे।
ओके। हमने बोला अगर आपकी नीचे आने वाली धातु है कोई सक्रियता श्रेणी में, यानी कि जिसकी निम्न क्रियाशील धातु है जो आपकी है, वो आपको जनरली सिर्फ गर्म करने पर भी आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने सिनेबार का एग्जाम्पल लिया है कि आपका मर्क्यूरी का सल्फाइड है, इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने से ही ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर आपको मर्क्यूरी प्राप्त हो जाएगा। तो मर्क्यूरी आपकी क्या है, ये आपकी अभिक्रियाशील सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातु है, यानी सक्रियता श्रेणी में आपके कहाँ आती है, नीचे आती है। ओके तो इस प्रकार से, इसके अलावा आपने कॉपर की बात की कि कॉपर भी आपका, इसकी भी थोड़ी कम अभिक्रियाशीलता होती है, तो ये भी क्या होगा, सिर्फ गर्म करने से ही इसके अयस्क से इसको हम प्राप्त कर लेंगे। ओके, कॉपर आपका मिडिल की सक्रियता श्रेणी में भी आता है, ठीक है। तो वहां पर जब हमने बोला कि अगर निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को सिर्फ गर्म करने से प्राप्त किया जा रहा है, तो जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने बोला सबसे पहले तो आपका एनरिचमेंट होगा ही, वो तो कोई भी अयस्क हो, चाहे आपका अधिक अभिक्रियाशील धातु का हो, कम अभिक्रियाशील का हो या मध्यम अभिक्रियाशील का हो, आपको एनरिचमेंट करना ही करना है, यानी अयस्क से गैंग मैट्रिक्स को अलग करना है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, मिडिल की अगर एक्टिविटी सीरीज में वो आ रहा है तो वो आपको जनरली सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। ओके, क्या कहा गया, जो आपकी मध्यम सक्रियता वाली धातुएं हैं, यदि मध्य की क्रियाशीलता जिनकी है, वो आपके कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। देन आप क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कार्बोनेट को भी आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे और सल्फाइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे। अब बोलेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन करना इजी होता है। रिडक्शन में क्या करेंगे, आपको वहां पर जो मेटल है वो अलग प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सल्फाइड और कार्बोनेट को हम आपका कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्साइड में। देन ऑक्साइड को रिड्यूस कराएंगे। ऑक्साइड को रिड्यूस कराने का मतलब क्या है, जो भी आपकी धातु है उससे ऑक्सीजन को अलग करना है, रिडक्शन यही तो है। अपचयन जिसे कह रहे थे कि ऑक्सीजन का हटना आपका रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीजन वहां पर हटाएंगे और ऑक्सीजन हटेगी तो आपका धातु स्वयं से अलग हो जाएगी, फिर उसकी रिफाइनिंग होगी। तो इस तरह से मिडिल की सक्रियता श्रेणी वाली धातुएं, हमने क्या बोला यहाँ पर, ये प्रायः आपको सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल है, यानी कि आसान है। देन सल्फाइड को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं। अब भर्जन क्या है, भर्जन वो प्रोसेस है, रोस्टिंग जिसे कहा जा रहा है, जिसमें सल्फाइड से ऑक्साइड बनाया जा रहा है। क्लियर है। देन दूसरा क्या होगा, जो कार्बोनेट होगा उसको निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, यानी आप कार्बोनेट को कैल्सिनेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इसके पश्चात कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके कार्बन आपको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप वहां पर यूज करेंगे और फिर आपका क्या हो जाएगा, जो ऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर के आपका मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपकी हो गई मध्य की सक्रियता रखने वाली धातुएं। तो क्या क्या पढ़ा आपने वहां पर, भर्जन की बात की, रोस्टिंग, और निस्तापन की बात की यानी कि कैल्सिनेशन, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो रोस्टिंग क्या है आपकी, भर्जन जिसे कहा जा रहा है, सल्फाइड ओर्स आर ट्रांसफॉर्म टू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग देम रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ abundant air causing oxygen to be added, resulting in the formation of the appropriate oxide. Impurities of sulfur escape as gas. Roasting is the term for this procedure. क्या कहा गया है, सल्फाइड ओर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को मैंने बोला ना, सल्फाइड को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, बस यही आपका क्या है, रोस्टिंग है। देन वो क्या बोल रहा है, आप सल्फाइड ओर्स को क्या करोगे, हीट करोगे, रैपिडली हीट करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट एयर, वायु की उपस्थिति होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। और वायु जब भी वर्ड आता है, मैंने आपको हमेशा बताया, यानी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऑक्सीजन को ही तो जोड़ना है। सल्फाइड ऑक्साइड में कब कन्वर्ट होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी। ऑक्सीजन कब जुड़ेगी, जब वायु उपस्थित होगी। क्लियर। तो सल्फाइड को हीट करेंगे, हीट करने के बाद आपको वायु वहां पर उपस्थित है, तो ऑक्सीजन आपकी वहां पर ऐड होगी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको एक ऑक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ पर समझ आया क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। सल्फाइड को गर्म कर रहे हैं वायु की प्रेजेंस में, यानी कि आपका ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है,
देन आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है और सल्फाइड की जगह ऑक्साइड बन रहा है। यही आपका रोस्टिंग है। ओके, इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर एस्केप एज गैस। जितनी भी सल्फर थी वहां पर, सल्फर का ही तो सल्फाइड बना था, तो सल्फर जितनी भी थी वो गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आपकी दी गई हैं जहां पर सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये ZnS है, जिंक का सल्फाइड, जिसमें ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, जिंक का ऑक्साइड बन रहा है और SO2 के रूप में आपकी सल्फर अलग हो रही है। यही बोला ना कि इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर एस्केप एज गैस। जितना भी सल्फर का इम्प्योरिटी था वहां पर, वो गैस की फॉर्म में क्या हो गई, अलग हो गई। ये आपका लेड सल्फाइड है, ये आपका लेड सल्फाइड है जिसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के लेड ऑक्साइड बन रहा है और आपका SO2 अलग हो रहा है। ओके, देन आयन का यहाँ पर सल्फाइड है, उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, ऑक्साइड बन रहा है और SO2 आपके अलग हो रही है। क्लियर? तो ये तीनों रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। जहां एस था, सल्फर था, वहां क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई और जो सल्फर है वो आपकी SO2 के फॉर्म में अलग हो गई। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो बच्चे रोस्टिंग की बात कर रहे थे, जिसको हिंदी में आपका क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर वह क्या हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और भर्जन के यहाँ पर उदाहरण भी आपको दिए गए हैं। जैसे हमने जिंक की बात की, तो जिंक आपका एग्जाम्पल है, लेड वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आयरन का एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, चलिए हिंदी वाले नोट कर लेंगे। चलिए दूसरा आपका क्या था, कैल्सिनेशन। ठीक है, अब कैल्सिनेशन में क्या करेंगे आप लोग, जो कार्बोनेट है आपका, कैल्सिनेशन में आप क्या करते हैं, कार्बोनेट को आप आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो द ओर इज हीटेड। ओर कौन सा है आपका, मेटल का ओर है जो कार्बोनेट की फॉर्म में है आपका। ओके, इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यहां पर आपकी एयर क्या हो गई, अब्सेंट हो गई। देन और व्हेन एयर इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। और आपका क्या कहा जा रहा है, जब थ्रू आउट द रिएक्शन, जब पूरी अभिक्रिया चल रही है उस टाइम आपका वहां पर हवा उपस्थित नहीं है। इसके बाद क्या हो रहा है आपका, कार्बोनेट ओर्स एज वेल एज ओर्स कंटेनिंग वाटर आर यूजुअली कैल्सिनेटेड और कैल्सिन्ड टू रिमूव कार्बोनेट एंड मॉइस्चर इम्प्योरिटीज। क्या कहा जा रहा है बच्चे, देखो कार्बोनेट को ढंग से देखो, कार्बोनेट में ऑलरेडी C और O है, CO3 है ना वहां पर, तो ऑक्सीजन है आपका, तो ऑक्सीजन की नीड नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर CO3 से CO2 को अलग कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी आपकी हीट करने पर ही बस। ठीक है, हीट कर रहे हैं, हीट करने पर वहां आपका ऑक्सीजन नहीं था। रोस्टिंग में आपने क्या कहा, ओनली सल्फर था वहां पर, तो ऑक्सीजन जोड़नी है आपको, तो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए। समझ रहे हो ना? देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ZnS है। ओके, इसलिए आपको क्या कहना पड़ रहा है, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन चाहिए आपको, तभी तो ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी। लेकिन कैल्सिनेशन में चाहे वो कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो कार्बोनेट में O3 है यहाँ पर, तो O चाहिए आपको, तो यहाँ से आपने CO2 अलग कर दी, CO2 गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगी इस तरह से, और आपका ZnO यानी जिंक का ऑक्साइड आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर उसने दूसरा क्या कहा है कि जो वाटर, किसी किसी और में वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, फिर क्या होगा आपका, फिर उसको भी सिर्फ हीट करने से, किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हो ना, तो उससे मॉइस्चर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो यहाँ पर भी वही किया गया है, आपका मॉइस्चर को हटाने के लिए सिर्फ हीट किया गया, और हीट करने से आपका वाटर यानी कि जो मॉइस्चर या जिसको आप नमी बोलते हो वो अलग हो गया, और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपको प्राप्त हो गया। क्लियर? तो ये कैल्सिनेशन हो गया। इसमें बेसिकली आपने क्या किया, कार्बोनेट को हीट किया और उसको हीट करने से क्या हुआ, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ओके, कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन जिसे कहा जा रहा है, जहां पर कार्बोनेट को क्या किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, आपका ऑक्साइड में। ठीक है ना, तो वायु की अनुपस्थिति, देखो वायु की अनुपस्थिति कहा गया है में सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क का मतलब क्या है, जिससे आपने गैंग और मैट्रिक्स को अलग कर लिया है। ठीक है, उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर, यानी मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, गर्म करेंगे
और उसको ऑक्साइड में बदल देंगे। इसी प्रक्रम को आपका क्या कहा जाता है बच्चे? निस्तापन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जिंक के कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वायु की अनुपस्थिति है कैल्सिनेशन में, और भर्जन में आपने क्या बोला? वायु उपस्थित है। ठीक है, और भर्जन में सल्फाइड को आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर कैल्सिनेशन में आपका कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, या कहीं कहीं पर अगर ऑक्साइड के साथ मॉइस्चर वगैरह है तो उसको भी हीट करने से आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, और फिर आप उसको रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचे आप लोग? आपने धरती से खुदाई की, खनिज निकाले, खनिजों में से अयस्क छांटे, फिर आपने अयस्क का आपने देखा कि कौन सी धातु का है। आपने कहा मध्यम सक्रियता वाली धातु का है। ठीक है, मध्यम सक्रियता वाली धातुओं में अगर सल्फाइड है तो आपने क्या करा दी? रोस्टिंग करा दी। अगर आपका क्या है? सांद्रण हो गया है, ठीक है ना, उसके बाद आपने कहा सल्फाइड के रूप में है तो उसका हम भर्जन करा देते हैं, यानी रोस्टिंग। और अगर आपका कार्बोनेट की फॉर्म में है तो आपने उसका कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन करा दिया। तो दोनों ही अब किस में कन्वर्ट हो गए? सल्फाइड वाला भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, और आपका जो कार्बोनेट की फॉर्म में था वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, यानी रिडक्शन की प्रोसेस होगी। अयस्क ऑक्साइड का अपचयन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। तो दोनों ही ऑक्साइड है, सल्फाइड वाला भी ऑक्साइड में है और आपका जो कार्बोनेट वाला है वो भी ऑक्साइड की फॉर्म में प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे? यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में बदलने की प्रक्रिया है। कौन सी? जो अपचयन हो रहा है ऑक्साइड का। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? धातु ऑक्साइड को धातु में बदल रहे हैं, यानी ऑक्साइड वाले पार्ट को अलग कर रहे हैं बेसिकली। यह ऑक्साइड को गर्म करके की जा सकती है। अब क्या करेंगे आप? आपके पास जो धातु ऑक्साइड है उसको आप गर्म करेंगे, और हमने क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट वहां पर कार्बन आपने लिया था। कोक को पढ़ते थे जब आप, तो कोक को आप क्या कहते थे? कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की भांति हम यूज करते हैं। तो वही कार्बन यहाँ पर लिया जा रहा है, और आपका जैसे जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल लिया है तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन किया गया, तो यहाँ पर कार्बन आपका ऑक्सीजन से जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और जिंक आपकी अलग हो रही है। तो जिंक क्या है? धातु है, जस्ता। यही हमको अलग करना था। जो पहले क्या था? सल्फाइड की फॉर्म में था। जब आप सबसे पहले तो वो खनिज के रूप में निकला, फिर आपने उसको अयस्क बोला, फिर आपने उससे गंदगी, अशुद्धि, जिसको आप गैंग या मैट्रिक्स कह रहे हैं, वो आपने अलग की। फिर आपने क्या कहा कि अगर ये सल्फाइड के रूप में है तो हम इसकी रोस्टिंग कर देते हैं, अगर ये कार्बोनेट की फॉर्म में तो हम कैल्सिनेशन कर लेते हैं। दोनों ही प्रोसेस में आपको ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब ऑक्साइड प्राप्त हुआ तो आपने क्या किया? उस ऑक्साइड को रिड्यूस करा दिया। क्लियर? और रिड्यूस किसके साथ करा है? कार्बन के साथ। तो आपको जिंक अलग प्राप्त हो गई। बस वो जिंक की हमें अलग करना था, उसी की प्रोसेस चल रही थी। तो जिंक यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो कभी कभी विस्थापन अभिक्रियाओं को धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग किया जाता है। ओके, उच्च क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का प्रयोग अपचायक के रूप में होता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित करती है। क्या कहा गया? कि देखो, अगर हमें कोई धातु प्राप्त करनी है तो हम क्या बोलते थे? उस धातु को अगर अलग करना है किसी कंपाउंड से तो हम उससे अधिक अभिक्रियाशील धातु की रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि कोई धातु अगर अपने कंपाउंड के फॉर्म में है तो आप उसकी अभिक्रिया उससे उच्च अभिक्रियाशील धातु से करा दो, तो वो उच्च अभिक्रियाशील धातु उसको उसके कंपाउंड से क्या कर देगी? पृथक कर देगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला अगर जिंक है तो जिंक से आपका जो उच्च अभिक्रियाशील होती है वो सोडियम है, पोटेशियम है, आपका कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। तो ये सब जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इनके साथ भी अभिक्रिया कराओगे तो आपका जिंक अलग हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम रिडक्शन को पढ़ रहे हैं। इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए, उदाहरण है यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया। देखो, ये इससे अधिक अभिक्रियाशील है तो ये क्या कर देगी? इसको पृथक कर देगी, वहां से विस्थापित कर देगी। और ये विस्थापन अभिक्रियाएं उच्च ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, अतः उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उच्च होती है, जो धातुओं की द्रवित अवस्था में उत्पन्न होती है। आयरन थर्ड ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, उसकी एल्यूमिनियम की क्रिया द्वारा उत्पन्न आयरन का प्रयोग रेलवे पटरियों या मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में करते हैं, और ऊष्मा एल्यूमिनियम चूर्ण के अपचायक के रूप में प्रयोग द्वारा धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया से धातु का निर्माण
थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये थर्मिट अभिक्रिया आपके हायर क्लासेस में भी आएंगी जब आप मेटलर्जी में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या है आपका, Fe2O3। ओके, चलिए तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मध्य सक्रियता वाली जो धातुएं हैं हमारी, उनका एक्सट्रैक्शन यहाँ पर देखा, जिसमें भर्जन की बात की, हमारी जो निस्तापन है उसके बारे में हमने पढ़ा, साथ ही रिडक्शन यानी कि अपचयन होगा धातुओं का, धातु अयस्कों का, फिर आपको धातु प्राप्त होगी, इसके बारे में हमने पढ़ा। आने वाले सेशन में हम उच्च क्रियाशील धातुएं जो हैं, उच्च की सक्रियता वाली धातुएं हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक बार होमवर्क में भी थोड़ा पढ़ के आएंगे, और बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।